हाँ तो बच्चों, हमारे YouTube प्राइम स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है और हमारी सभी बच्चों को राम राम। और हम जो है आज 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के लेकर के आए हैं जो हर साल जीडी में रिपीट होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हम लेकर के आए हैं और उनको हम सॉल्व करा रहे हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, साधारण मानों में गुणसूत्र होते हैं। तो साधारण मानों में गुणसूत्र कितने होते हैं? साधारण मानों में गुणसूत्र होते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं। अब गुणसूत्र किस चीज़ को दर्शाते हैं? कि हमारे शरीर में जो हमारे सारे गुण होते हैं उन सब को दर्शाते हैं। और हमारे शरीर की जो आकृति होती है वो भी गुणसूत्र से ही बनती है। ठीक है ना? तो कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। तो इसमें सही आंसर होगा 46। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या है। तो गुणसूत्रों की संख्या है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या है। तो मानव शरीर में पाए जाने वाले गुणसूत्र जो होते हैं वो होते हैं 46। ठीक, 46 कैसे होते हैं? कि 23 तो होते हैं नर में और 23 होते हैं मादा में। तो 23 और 23 मिलके हो गए 46। लेकिन एक कोशिका में अगर बात करें हम, तो मानव कोशिका में जो होती है गुणसूत्र की संख्या वो होती है 23 जोड़े, 23 पेयर्स। ठीक, तो इसमें सही आंसर है 23 पेयर्स। अब चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो जीव जो होते हैं हमारे, उन जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण यानी उनकी भिन्नता का कारण क्या है? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? इसमें सही आंसर होगा एक अनुकूलता, सहभागिता, उत्परिवर्तन, यह बहु गुणसूत्रता। तो ना ही बहु गुणसूत्रता है, इसमें जो विविधता का कारण है वो है उत्परिवर्तन। अब उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है? उत्परिवर्तन का मतलब होता है एक प्रक्रिया जिसमें किसी जीव आनुवंशिक पदार्थ या सामग्री को दूसरे अपने पीढ़ी में कोई नया बदलाव आता है, उसको कहते हैं उत्परिवर्तन। ठीक, तो इसमें सही जवाब है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? तो बंदर, चीता, तितली, छिपकली। तो देखिए बंदर में तो मानव जैसे ही होते हैं, जैसे मानव में होते हैं, और चीता में भी होते हैं लेकिन लिंग गुणसूत्र होते हैं चीता में, और तितली में भी होते हैं। लेकिन छिपकली ऐसी है, छिपकली में गुणसूत्र नहीं होते क्योंकि ये ना जैसा टेम्परेचर होता है पारे का लेवल बढ़ता है, पारे का लेवल बढ़ता है, तो ये मादा छिपकली ही तय कर देती है भ्रूण में जब अंडा होता है उसमें कि बच्चा मादा होगा ये नर होगा। तो जब ज़्यादा टेम्परेचर का पारा जो है चढ़ता है तो ज़्यादातर छिपकलियाँ जो हैं जो अंडे देती हैं वो मादा छिपकली अंडे ही देती हैं। तो इसलिए इसमें ऑप्शन ठीक होगा एकदम सही, छिपकली। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? ठीक है ना? तो पादप कोशिका जो होती है, पादप कोशिका किस प्रकार भिन्न होती है जंतु कोशिका से? क्योंकि पादप कोशिका में होती है दुहरी झिल्ली, ठीक, और जंतु कोशिका में होती है सिंगल। तो किस तरह भिन्न है? कोशिका भित्ति के कारण। ठीक है ना? कोशिका भित्ति के कारण, क्योंकि इसमें सिंगल है और इसमें डबल है, तो कोशिका भित्ति के कारण। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? अब देखो कोशिका में जब भी बात आती है, जैव कोशिका में और पावर हाउस की बात आती है, तो उसमें आंख बंद करके माइटोकॉन्ड्रिया पे लगा देना। क्यों? कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है
माइटोकॉन्ड्रिया में जब श्वसन क्रिया होती है तो उसमें 38 एटीपी मिलके एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो उसमें क्या मिला, उसे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो जब बात आवे ना ऊर्जा की, ये पावर हाउस की, तो उसमें सही ऑप्शन जो है वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। अब इसमें ऑप्शन दिया है प्रोटीन से, लिपिड से, ये कार्बोहाइड्रेट से, ए तथा बी दोनों से। ठीक, तो इसमें ना जो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, जो उसमें ब्लड की जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो दोनों से बनी होती है। किससे, प्रोटीन से भी और लिपिड से भी। ठीक, क्यों कि हम अब ब्लड का अगर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं तो उसमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में तो प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और किससे, लिपिड दोनों से ही बनी होती है। तो इसमें सही आंसर आएगा ए और बी। ठीक, लिपिड और प्रोटीन। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? लसिका कोशिकाएं, तो बच्चों लसिका कोशिकाएं बनती हैं मानव शरीर में। जो एक स्प्लीन ऑर्गन होता है, अंग होता है स्प्लीन, उसमें लसिका कोशिकाएं बनती हैं। ठीक, और लसिका कोशिकाएं क्या करती हैं? लसिका कोशिकाओं का काम क्या होता है कि ब्लड को प्योरीफाई करना। जो लसिका कोशिका होती है उसका मतलब होता है ब्लड को प्योरीफाई करना, ब्लड को प्योरीफाई करना, प्योरीफाई करना, इसको ब्लड को प्योरीफाई करना। तो इसमें कौन सा अंग आएगा मानव शरीर के, किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? किस में बनती हैं? तिल्ली में बनती हैं दोस्तों, स्प्लीन में, तिल्ली में। तो सही आंसर क्या होगा इसका? तिल्ली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारी जो तिल्ली होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसे अपने शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं अगर क्वेश्चन आता है तो। अच्छा, अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं की उत्पन्न करने वाला पद है। एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। तो उत्पन्न जो एटीपी अणु जो उत्पन्न होते हैं ये किस में होते हैं? क्रेब्स चक्र में। क्रेब्स चक्र अभी बताया था मैंने। क्रेब्स चक्र में क्या होता है, ये 38 एटीपी अणु मिलकर क्या बनाते हैं? एक ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? क्रेब्स चक्र। ठीक, तो ये राइट आंसर है इसका, क्रेब्स चक्र। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। नाभि के अलावा, यानी नाभि कहते हैं केंद्रक के अलावा, नाभि या केंद्रक, नाभि या केंद्रक के अलावा कोशिका के किस कोशिका अंग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा, नाभिक यानी केंद्रक के अलावा। अब इसमें ऑप्शन है तारक केंद्र, ये गोल्जी उपकरण, ये लाइसोसोम, ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो इसमें ना तो तारक केंद्र में, ना तो इसमें तारक केंद्र में डीएनए पाए जाते, ना गोल्जी उपकरण में, और लाइसोसोम में तो मतलब ही नहीं है पाने का। तो इसमें सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। और इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो ये क्वेश्चन ना एक रटने वाले हैं। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज की थी फ्रेडरिक मिशर ने। फ्रेडरिक मिशर इसका सही राइट आंसर है बच्चों। फ्रेडरिक मिशर इसका सही आंसर है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डबल हेलिक्स मॉडल, तो मॉडल देने वाले जितने भी थे साइंटिस्ट, ये थे जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिसी क्रिक। जेम्स वाटसन, याद रखने योग्य बात है ये, जेम्स वाटसन, ये दो साइंटिस्ट थे, जेम्स वाटसन और फ्रांसिसी फ्रांसीसी क्रिक। इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है? कौन सा जीव? बैक्टीरिया या वायरस या कवक या पौधे? मतलब कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है, कोशिका के सिद्धांत जैसा नहीं है। तो देखिए बैक्टीरिया भी नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया भी कोशिका के बने होते हैं, और कवक भी नहीं है, और पौधे और ये तो सब कोशिका के बने होते हैं। तो वायरस जो है, वायरस ये केवल वायरस है, विषाणु ये कोशिका का बना नहीं होता, मतलब कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं होता। तो इसका सही आंसर है वायरस, विषाणु, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी? तो कोशिका की खोज 1665 में, ये एकदम ऐसा बड़ा मौखिक क्वेश्चन है कि ऐसा कोई भी बता सकता है बच्चों, तो बहुत बार पढ़ा होगा। ना तो फ्लेमिंग ने किया, ना ल्यूवेन हॉक ने किया, ना रॉबर्ट ब्राउन ने। तो किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था इसका, कोशिका का खोज का 1665 में। तो ये सभी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक बार में ही आपके याद हो जाएंगे अगर वीडियो को पूरा देखोगे शुरू से एंड तक, ठीक है ना। तो सही आंसर हो गया इसमें ए, ठीक, ए सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? मतलब कोशिका झिल्ली की एक आदत क्या होती है, ठीक। कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली पहला ऑप्शन है इसमें पारगम्य। क्या उसमें आर पार दिखाई देता है? मतलब दिखाई तो देता है, लेकिन कोशिका में आर पार यानी ट्रांसपेरेंट नहीं होती। और गैर पारगम्य, ये स्वतंत्र पारगम्य नहीं, ना स्वतंत्र पारगम्य होती है, ये होती है ऑप्शन बी एकदम सही है इसमें, अर्ध पारगम्य। झिल्ली में कुछ आभासी कर पाते हैं, पूरी तरह हम नहीं देख पाते। तो सही आंसर क्या है? बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर ज़्यादा हम डिस्कस करते रहे तो। क्वेश्चन नंबर 16 है सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो ऑब्वियसली बात है, आप एकदम समझ जाओगे। तो ये जो पादप कोशिका होती है, पौधों की कोशिका, पादप कोशिका, पादप कोशिका पौधों में झिल्ली तो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। तो एकदम इसमें जो है ये सवाल में दे दिया सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पौधे के सेलों में, यानी वनस्पति के सेलों में पाई जाती है। तो पौधे, तो आंसर करेक्ट कौन सा है? आंसर करेक्ट है इसमें डी, ठीक है ना, पौधों में पाई जाती है। और ये दूसरी तरह भी आता है कि पौधों में किस तरह की कोशिका भित्ति पाई जाती है, कि सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? मतलब जंतु और वनस्पति, मतलब जंतु और पौधों में, वनस्पति मानिए पौधों में। तो पहला ऑप्शन है कोशिका कला, हरित लवक,
रिक्तिका, ये नहीं है, ये गलत आंसर है। दूसरा है कोशिका भित्ति, केंद्रक, रिक्तिका, ये भी गलत आंसर है। मतलब जो दोनों में कॉमन हो, मान इसमें जंतु वाली कोशिका में भी और भाई पौधे में भी, उसे कहते हैं, मतलब दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन है दोनों में, ये राइट आंसर है डी, कोशिका भित्ति। एक तो कोशिका भित्ति होती है, उसमें इकहरी होती है, उसमें दोहरी होती है, डबल होती है, ठीक है ना, क्या होती है, कोशिका भित्ति। और दूसरा होता है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, जंतुओं में भी होता है और उसमें भी होता है। और नहीं, हरित लवक तो उसमें होता है, पौधों में होता है, जंतुओं में नहीं होता। ये डी आंसर भी गलत है। उसमें कोशिका कला होती है और कोशिका द्रव्य और केंद्रक। सी आंसर एकदम करेक्ट है इसमें, जो दोनों में कॉमन है, जंतु में भी और पौधे में भी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिकाओं की खोज की थी भाई ल्यूवेनहॉक ने। ये एकदम रट लीजिए, ल्यूवेनहॉक। ये एक नंबर के क्वेश्चन एकदम रटे होने चाहिए जो एक वर्ड के हैं, तो ठीक है ना। इसमें डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब चलते हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं होता? तो प्रीकोरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं जिसमें सिगमेंटेशन होता है, सेगमेंटेशन, जिसमें 80S और 70S होते हैं ना, तो उसमें क्या नहीं होता, उसमें केंद्रक नहीं होता। ठीक, तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? इसमें राइट आंसर जो है सी है। ठीक, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रीकोरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं? तो प्राणी जगत की बात आ गई है, यहाँ एक प्राणी जगत की किंगडम की बात आ गई, तो ये पाई जाती हैं भाई मोनेरा किंगडम में। मोनेरा, ये मोनेरा ना एक ऐसा जीवाणु है जो जिसमें सेल वॉल पाई जाती है, मोनेरा। ठीक, और ये 80 अंश सेंटीग्रेड, समझ गए ना, 80 अंश सेंटीग्रेड पर भी ये बंदा जीवित रहता है। और ये राजस्थान वगैरह पहाड़ों में पाए जाते हैं भाई, ये गर्म स्थानों पे जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सी, मोनेरा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञात सबसे छोटा, यानी ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। तो सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है, क्या है? माइक्रोसिस्टिसिस या माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया। ना बैक्टीरिया होता ना माइक्रोसिस्टिस होता, ये होता है, राइट आंसर है बी, माइकोप्लाज्मा। राइट आंसर क्या हुआ उसमें? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा में होती है, तो ये होता है माइक्रोप्लाज्मा। ये कोशिका में हमने बताया था। ठीक, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? बी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 22। उसमें यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण किस में होता है? तो भाई सबसे बिल्कुल सिंपल सी बात है, आरएनए का मतलब क्या होता है? आरएनए, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, NuCl, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, तो किस में होता है? बिल्कुल क्लियर सी बात है, केंद्रक में होता है, केंद्रक। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया डी, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रक। ठीक, अब अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 23। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है?
भैया प्लाज्मा झिल्ली एकदम क्लियर सी बात है, ये वो है फास्फोलिपिड में, फास्फोलिपिड की बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली, समझ गए ना। जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड, उसमें जो है 60% प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट होता है, समझ गए ना, लिक्विड पार्ट होता है तो 60% होता है। तो ये किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड की बनी होती है। तो इसमें सही आंसर क्या है? ए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रीकैरियोटिक कोशिका में यूकैरियोटिक कोशिका किस प्रकार भिन्न है? बिल्कुल सही बात। अब ये जो यूकैरियोटिक और प्रीकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, ये इनमें क्या होता है? एक तो होती है इसमें जो सेगमेंटेशन होता है, मतलब साइज का हिसाब, ये बार बार उसी पे बात आ रही है न, बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक तो होता है 80s और एक होता है 70s। तो भाई क्लियर सी बात है, ऑप्शन दिया हुआ है इसमें अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति, ठीक है ना। जब इन दोनों की झिल्ली अलग अलग है तो क्लियर सी बात है अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ना तो इसमें क्रोमोसोम का मतलब कोई यूकैरियोटिक और प्रीकैरियोटिक में अलग ही बात है बिल्कुल, ना फ्लैजेला, ना N+2 संरचना, ना DNA प्रोटीन का जुड़ाव, कोई मतलब नहीं है इसमें। स्पष्ट झिल्ली का मतलब है भैया क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 25। यदि कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया का करना बंद कर दे, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है काम करना बंद कर दे, तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? ये जो क्रेब्स चक्र है, क्रेब्स साइकिल, ठीक, ये क्रेब्स साइकिल जब माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगा तो क्रेब्स चक्र बंद हो जाएगा, यानी श्वसन बंद हो जाएगा, श्वसन बंद हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है भोजन का अवकरण, ये भोजन का ऑक्सीकरण, ये भोजन का पाचन, या भोजन का अवशोषण। भैया जब ये क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज बनना बंद हो जाएगा तो तुम्हारे भोजन जो है उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। किसका? भोजन का ऑक्सीकरण। तो सही आंसर क्या है इसमें? भोजन का ऑक्सीकरण। ठीक, ऑक्सीकरण। तो सही आंसर हो गया इसमें बी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? बहुत अच्छी बात, रक्त का थक्का नहीं जमता। तो रक्त के थक्का को क्या बोलते हैं? क्लॉट, CLOTT, क्लॉट, क्लॉट बोलते हैं। तो इसमें जो है सी का मतलब हो गया सेल, ये बहुत समझने वाली बात है। मतलब जो सेल हो गया सी का मतलब, एल का मतलब हो गया लिक्विड, लिक्विड। और भैया ये जो टी है, टी का मतलब हो गया प्रोटीन, और प्रोटीन में क्या हो गया? ये प्रोटीन होता है ब्लड में थ्रोम्बिन प्रोटीन, THROMBIN, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है। और ओ का मतलब हो गया ओके, ओके मतलब विटामिन के का मतलब हो गया विटामिन के, ऐसा याद रख लीजिए, विटामिन के। तो क्लियर सी बात है भैया, अगर हमारे ब्लड में विटामिन के की कमी हो जाती है, विटामिन के की कमी हो जाती है, तो हमारे ब्लड का थक्का नहीं बनता और
एक बीमारी और हो जाती है हीमोफीलिया की बीमारी, जो कभी भी ब्लड जो है अगर किसी के इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो ब्लड कभी नहीं रुकता। तो विटामिन के की बहुत बड़ी भूमिका है भाई ब्लड के अंदर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेड़ों में ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रतिक्रिया के नाम को कहते हैं। जो पेड़ों में, हमारे जो पेड़ होते हैं, ये पेड़, इन पेड़ों में जो प्रतिक्रिया होती है वो किसकी होती है? किसमें? पेड़ों में ऊर्जा उत्पन्न करने वाली प्रतिक्रिया के नाम को क्या कहते हैं? वो कहते हैं भैया प्रकाश संश्लेषण प्रतिक्रिया। क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण। मतलब सूर्य के प्रकाश में जो पौधे भोजन बनाते हैं उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रतिक्रिया। ठीक, तो इसमें जो है सही आंसर आएगा प्रकाश संश्लेषण, यानी फोटोसिंथेसिस। इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, तो करेक्ट आंसर है इसका फोटोसिंथेसिस। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो भाई मानव शरीर में क्लियर सी बात है 206 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 206 हड्डियां मानव शरीर में, यानी पूरे शरीर में 206 हड्डियां। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एम्बलिका। एम्बलिका, अब बात आ रही है वनस्पति नाम की भैया, जो वैज्ञानिक नाम होता है किसी भी पौधे का। एम्बलिका ऑफिसिनेलिस का वैज्ञानिक नाम किसका है? तो क्या है? एम्बलिका। एम्बलिका, एम्बलिका, एम्बलिका ऑफिसी, ओ डबल एफ ऑफिसी NALIS ऑफिसिनेलिस। तो भैया एम्बलिका, तुम याद रखो एम्बलिका ये है आंवले का, यानी आंवले का। एम्बलिका आंवला, समझ गए ना? एम्बलिका आंवला, तो ये जंतु वैज्ञानिक नाम है किसका? आंवले का। ठीक है ना? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन में आंवला। ठीक, एम्बलिका से मतलब लगा दो कि आंवला है भैया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 30। निम्नलिखित में से हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है? तो भैया अभी मैं बात कर रहा था हीमोफीलिया की, वो हो जाती है बीमारी किसमें? अगर रक्त में प्रोटीन ना हो, और हमारे जो है मेन जो प्रोटीन होता है रक्त में, जो जिसकी कमी के कारण हीमोफीलिया होता है, वो होता है थ्रोम्बिन। THROMBIN, थ्रोम्बिन नामक एक हार्मोन प्रोटीन होता है, सॉरी, उसकी कमी के कारण क्या है? हीमोफीलिया। और ये हीमोफीलिया जो है भैया जेनेटिक बीमारी है, ये अपने माँ बाप से यानी पिछली पीढ़ी से ही आती है। और इसमें क्या है, हीमोफीलिया में ब्लड जो है अगर चोट वोट लग जाती है किसी मनुष्य को, तो वो ब्लड मतलब जमता नहीं है। किसकी कमी के कारण? थ्रोम्बिन कमी के कारण, और एक विटामिन के की कमी के कारण। ये दो विटामिन और ये जो है ऐसे प्रोटीन है कि क्लोटिंग फैक्टर बोलते हैं इनको, ये क्लोटिंग फैक्टर होते हैं दोनों। तो सही आंसर है इसमें थ्रोम्बिन की कमी। भैया रक्त प्रोटीन थ्रोम्बिन की, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता। हीमोफीलिया का लक्षण है रक्त का थक्का नहीं जमता, तो सही आंसर है इसका रक्त का थक्का नहीं जमता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क ज्वर नामक रोग, यानी मस्तिष्क का फीवर, ब्रेन फीवर, निम्नलिखित में इसके किसके कारण होता है? तो भैया मस्तिष्क का फीवर जो है किसके कारण होता है? ये होता है भैया, इसका माध्यम जो होता तो है वायरस के कारण, समझ गए ना? होता तो है ये वायरस के कारण, लेकिन इसका जो माध्यम है वो है मच्छर।
मच्छर, मच्छर के काटने से क्या होगा, वायरस फैलता है। और ये सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्टेड कर रहा है, ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड कर रहा है बच्चों को, समझ गए ना, बच्चों को। तो सबसे ज़्यादा तो ये किसके कारण होता है, मच्छर के कारण, यानी मच्छर हो गया माध्यम इसका, ब्रेन फीवर हो जाता है। ठीक, चलिए इसका सही आंसर है मच्छर, मच्छर के कारण। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, स्क्रीन पे आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओकोजीन द्वारा प्रेरित होता है। मतलब ओकोजीन समझते हैं, ओकोजीन क्या है, ओकोजीन नहीं होती थी, ऑनकोजीन होती है। ये होती है क्या, ऑनकोजीन, ऑनकोजीन भैया। और एक होती है ऑनकोलॉजी, समझ गए ना, ऑनकोलॉजी। तो ऑनकोलॉजी क्या होती है, कैंसर विज्ञान, जो कैंसर का अध्ययन होता है ऑनकोलॉजी में। तो इसी चीज से समझ लीजिए कि ऑनकोजीन, ऑनकोजीन ये तो एक से अगली उसमें ट्रांसफर होने वाली, एक मतलब जीन का मतलब हो गया आनुवंशिक जीन, और ऑनको का मतलब हो गया भाई कैंसर, मतलब एक से दूसरे में जाने वाला। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन ऑनकोजीन द्वारा प्रेरित होता है। तो ऑनकोजीन द्वारा, अब ऑनकोलॉजी क्या होती है, कैंसर विज्ञान, तो क्या प्रेरित होगा, कैंसर। तो कैंसर विज्ञान से कैंसर ही तो बनेगा भैया, कैंसर का ही तो अध्ययन होगा उसमें। तो ऑनकोलॉजी जो जीन होती है उससे क्या होता है, कैंसर। तो सही आंसर हो गया इसका कैंसर। ठीक, अब अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल 33, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर देंगे। और 33, अजादीरट्टा इंडिका, अजादीरट्टा इंडिका वैज्ञानिक नाम है अजादीरट्टा, AZADI, अजाटी, RACHATA, अजाती रट्टा इंडिका। तो भाई ये दो बोटेनिकल नेम ऐसे हैं, CA इंडिका के बिल्कुल मिलते जुलते हैं। और इनके जो है जो बोटेनिकल नाम है, यानी साइंटिस्ट नेम बोलते हैं इनको, ये भी बिल्कुल मिलते जुलते हैं। एक होता है सराका इंडिका, SARACA, सराका इंडिका। तो ये भैया ये जो अजाडीरट्टा इंडिका है, ये तो हो गया नीम का, नीम का। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो आएगा भैया नीम। ठीक, और ये होता है अशोक का। तो दोनों देख लो, पत्तों की कटिंग भी एक जैसी होती है इनकी, थोड़े छोटे बड़े होते हैं अशोक के और इसके। अगर दोनों में इंडिका लगा हुए, ठीक है ना, तो सराका इंडिका तो बिल्कुल फेमस है, सराका इंडिका तो हो गया अशोक का, और अजाडीरट्टा हो गया इंडिका नीम का। ठीक है ना, तो इसमें राइट आंसर है नीम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु के वातावरण के, जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को कहते हैं। भैया जीवित भाग को क्या कहते हैं, तो जीवित भाग होता है जैविक कारक, यानी जिंदा है तो जैविक कारक है, वो क्रिया कर रहा है, जैविक कारक, जैविक कारक। तो राइट आंसर है इसमें जैविक कारक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 35। 35 क्वेश्चन में दिया हुआ है भैया मेड्यूला, मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लांगेटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है। तो मेड्यूला ऑब्लांगेटा जो होता है ना, ये होता है हमारा इधर ये
जो ब्रेन के जस्ट नीचे होता है। तो ये क्या होता है? पार्ट ऑफ ब्रेन। मेडुला ऑब्लेंगेटा होता है पार्ट ऑफ ब्रेन, पार्ट ऑफ ब्रेन। तो किसका हिस्सा हो गया? ब्रेन का। तो इसमें सही आंसर आएगा ब्रेन। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेडुला से जुड़ा हुआ कोई भी चीज है, मेडुला दिमाग से जुड़ी हुई है, तो पार्ट किसका हो गया? ब्रेन का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 है, एक आम तौर पर एक कोशिकीय प्रजनन में समकक्ष इकाई है जो यौन संलयन के बिना एक नई कोशिका को जन्म देती है। तो भैया वो जन्म दे सकते हैं, तो दे सकते हैं बीजाणु। बीजाणु मतलब स्पोर। नई कोशिका को जन्म वही तो दे सके, बीजाणु। ठीक है ना, बीजाणु, SPOR, स्पोर। ठीक है ना, तो सही आंसर आएगा इसमें बीजाणु। गलत आंसर की तो भैया बात ही मत करो, सही सही आंसर देखते जाओ और फटाफट आगे बढ़ते जाओ और याद करते जाओ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई? तो बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। तो सही आंसर है इसमें एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ये साइंटिस्ट के नाम है। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, बैक्टीरिया की खोज की थी। तो इसमें सही आंसर है एंटोनी ल्यूवेनहॉक। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 38 निम्नलिखित में से कृमि खाद के लिए जिम्मेदार होता है। तो भैया कृमि खाद यानी वर्मी कंपोस्ट, समझ गए ना, वर्मी कंपोस्ट, POST, वर्मी कंपोस्ट। अब वर्मी कंपोस्ट जो होता है इसको क्या बोलते हैं? इसका जिम्मेदार कौन होता है? वर्मी कंपोस्ट का। इसे भैया तो वर्म्स जो कृमि होते हैं, वर्मी का मतलब हो है कृमि कंपोस्ट। तो इसके जिम्मेदार कौन हो गए भैया? वर्म। सीधी सी बात है, इसके जो जिम्मेदार होते हैं वर्म। तो इसमें सही आंसर है वर्म्स। ठीक है ना, जो हमारे कृमि होते हैं, जो वर्म्स होते हैं, उनसे जो है वर्मी कंपोस्ट खाद जो है बनाया जाता है। यानी जिसे कृमि खाद बोल देते हैं हिंदी में, वैसे वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। तो वर्मी का मतलब समझ लो वर्म ही है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई 39 स्कर्वी, मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? अब देखिए सबसे ज़्यादा जो डेफिशिएंसी आ रही है विटामिन सी की आ रही है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा। तो मसूड़ों से जो खून आता है भैया विटामिन सी की कमी से आता है। किसकी कमी से आता है? विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आना। तो राइट आंसर क्या हो गया? विटामिन सी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और फिर आ गया भैया वही क्वेश्चन, कौन सा? बोटेनिकल नाम वाला, साइंटिस्ट नेम। ये है एक्रास स्पोटा यानी एक्रास सपोता। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम किसका है? एक्रास सपोता। तो एक्रास सपोता है भैया चीकू का, CHIKU, चीकू का। ये याद रखने योग्य बात है। तो सही आंसर आएगा भैया इसमें चीकू। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दालें निम्नलिखित में से किस प्रकार स्रोत हैं? तो भैया याद रखने की बात है, सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन वो दालों से पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा प्रचुर स्रोत किसकी है भैया? ये प्रोटीन की स्रोत है दाल, प्रोटीन। तो याद रखिए इसमें सही आंसर है प्रोटीन। दाल का जहां नाम आ जाए वहां तो समझ लो कि भैया प्रोटीन बना रही है दाल।
अब एक कवक यानी फंगी के अध्ययन को, यानी अगला क्वेश्चन है, फंगी के अध्ययन को कहा जाता है, फंगी का अध्ययन हो जाए भैया माइकोलॉजी में, ठीक है ना। तो कौन सी इसमें होता है, माइकोलॉजी में। तो याद रखिए इसमें सही आंसर है माइकोलॉजी, ठीक, राइट आंसर है माइकोलॉजी। अब क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। ये बात आगे भैया स्किन की, इसमें स्किन समझिए। तो अच्छा, स्किन की सबसे बाहरी परत जो होती है उसे क्या बोलते हैं भैया, यो पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो, पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो, ठीक है ना। ये बाहर वाली जो परत होती है ये होती है एपिडर्मिस, ठीक है। तो इसका सही आंसर आ गया एपिडर्मिस, ठीक, बाहर वाली परत को बोलते हैं एपिडर्मिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पर चलिए। 44 स्क्रीन पर आ गया होगा भैया, आपका बात आ गई है रिंग वॉर्म, जो आजकल बहुत ज़्यादा बीमारी चल रही है। रिंग वॉर्म जो सबसे ज़्यादा, जो गोल 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 हो जाते हैं, इस तरह के जो हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा खाज मचती है उसमें, ये बोलते हैं रिंग वॉर्म, ठीक है ना, रिंग वॉर्म, इस बीमारी को कहते हैं रिंग वॉर्म। तो किसके कारण होती है भैया, ये होती है फंगी के कारण, यानी फंगस लग जाती है, एक दूसरे से उड़ के फैले भैया, ये हाथ मिलाने से भी फैल जाती है। तो इसमें सही आंसर आएगा फंगी, ठीक। जिन्हें दाद बोल देते कि भैया दाद हो गए मेरे, तो वही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें एकदम राइट आंसर है फंगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 45, मायोपिया आंखों का दोष है, ठीक है ना, मायोपिया आंखों का दोष है, जिसे क्या कहते हैं, मायोपिया। मायोपिया, मायोपिया है, होता है भैया निकट दृष्टि दोष, इसको क्या कहते हैं, मायोपिया को, मायोपिया, 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 मायोपिया दोष जो होता है, ये बीमारी होती है आंखों की, ये होता है नियर यानी निकट दृष्टि दोष, नियर साइटेडनेस, साइटेडनेस। तो इसमें राइट आंसर आएगा नियर साइटेडनेस, ठीक है ना। मायोपिया, मायोपिया से याद रख लो भैया, नजदीक का नहीं देखता बिल्कुल भी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो हरित क्रांति के रूप के जनक में जाना जाता है भैया डॉक्टर N.E. बोरलॉग, डॉक्टर N.E. बोरलॉग, डॉक्टर N.E. बोरलॉग, ठीक है ना। तो राइट आंसर है इसमें भैया डॉक्टर N.E. बोरलॉग। और कुछ याद ही मत करिए, बिल्कुल लगा दीजिए धड़ाके से निशान इस पर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भैया ये हर बार GD में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 47, पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है, पैंथेरा टिग्रिस। तो टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस, टिग्रिस। तो भैया टिग्रिस से मतलब लगे, हमें देखने से लग रहा है कि टाइगर का है, तो इसमें राइट आंसर है भाई टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस। तो इसमें एकदम राइट आंसर है टिग्रिस, टाइगर, टाइगर जिसको हम क्या बोलते हैं, बाघ, टाइगर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, हमारे चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं। ये जो आदमी का चेहरा होता है, ये इसमें कितनी हड्डियां होती हैं,
कितनी हड्डियां होती हैं इसमें? हड्डियां होती हैं 14 हड्डी होती हैं भाई, याद रख लीजिए बिल्कुल। शरीर में होती हैं 206, लेकिन चेहरे में जो होती हैं वो 14 बोन यानी 206 हड्डियां, 14 हड्डियां होती हैं पूरे बॉडी में, फुल बॉडी में हमारी में 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया 14 बोन, 14 हड्डियां। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। फेलिस कैटस। फेलिस कैटस किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है भैया? फेलिस कैटस, फेलिस कैटस, FELIS, फेलिस कैटस, CATUS, फेलिस कैटस। अब भैया कैटस से देखने से लग रहा है हमें, कैटस से देखने से लग रहा है ये है भाई साहब कैट का क्या जंतु वैज्ञानिक नाम किसका है? कैट मीन्स बिल्ली का हो गया। तो ये क्वेश्चन बड़े आसान है, लेकिन थोड़ा सा बस दिमाग लगाओ। जैसे फेलिस कैटस आया तो कैटस का मतलब हो गया कैट। ठीक, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल नंबर 50। सवाल नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी कोशिका है भैया? कौन सी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका? मैंने कोशिका में पढ़ाई भी थी। सबसे बड़ी कोशिका पाई जावे ऑस्ट्रिच के अंडे में, सबसे बड़ी कोशिका OSTRICH, ऑस्ट्रिच एग। ठीक है ना, सबसे बड़ी कोशिका जो पाई जाती है वो ऑस्ट्रिच के अंडे में पाई जाती है। ठीक, तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑस्ट्रिच एग। ठीक, ओके, बहुत अच्छा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए 51। भैया निमोनिया हो गया किसी को, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया में जो है, निमोनिया जो होता है तो हमारी चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है। और चेस्ट में क्या होते हैं? चेस्ट में होते हैं लंग्स। निमोनिया लंग्स मीन्स फेफड़ा। तो ये किसको प्रभावित करता है? ये फेफड़े को प्रभावित करता है। कभी भी आ जाए निमोनिया पे क्वेश्चन कि भैया कौन से ऑर्गन को प्रभावित कर रहा है, तो ये फेफड़ा को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो ये 51 क्वेश्चन हमने कराए हैं। और भैया इनमें से देखिए कितने क्वेश्चन आते हैं। अब अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भाई साहब ज़रूर कर दें, जो कि हम अगली बहुत जल्द एक वीडियो अभी 1-2 दिन में लेकर के आ रहे हैं। उसमें 50 क्वेश्चन और हम आपको कराएंगे। और हम दावा करते हैं कि अगर हमारे क्वेश्चन के बाहर क्वेश्चन आते हैं तो भाई हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे अपने चैनल पर। ठीक है भाई, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिए। अच्छा बच्चों, राम राम। ओके।